नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। शुरुआत कर रहे हैं चुनावी खबरों से। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले सियासत वहां पर गरमाई हुई है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, लेकिन कई नेताओं को टिकट नहीं मिला है। इनमें से कुछ लोग तो आज रोते हुए नजर आए। पार्टी की चिंता ये है कि उनको 10 साल की सरकार का बचाव भी करना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। 3 दिग्गजों की रस्साकशी के बीच लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। साथ आप से गठबंधन भी अटका पड़ा है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज ही पार्टी में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट की सीट पर फैसला हो गया है। उन्हें जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है। पुनिया के बादली सीट से लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वहां से कांग्रेस का ही सिटिंग विधायक है, इसलिए पार्टी असमंजस में थी। अब बताया जा रहा है कि बजरंग पुनिया को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी। आज ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हुए। राजनीति में उतरने के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। आज हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया, ऐसा बताया गया। आज की बैठक को मिलाकर कुल 71 उम्मीदवारों के नाम फाइनल बताया जा रहा है किए गए हैं और आज लिस्ट आ सकती है। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और आइए दीपक बावरे का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, आइए सुन लेते हैं उन्हें। घंटे में सूचियां रिलीज करने के लिए स्वयं आएंगे और वो आपको ब्रीफिंग भी देंगे। आज कितनी पेंडिंग सीट बाकी रह गई है डिस्कशन के लिए और कितने उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट रह गई? वो कुछ तैयार कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं। आज ही आ जाएगी सर, अभी आ जाएगी। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या स्टेटस है, क्या गठबंधन होगा? अभी कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं आया तो पूरे दिन इसमें व्यस्त रहे लगातार। वेल आई एम हैंडलिंग दैट। तो मैं जो उनकी ओर से मुझसे फोन भी आते रहे, अभी यहाँ से आपसे अलग होते हुए ऑफिस में जाके उनसे बात करूँगा। सर आज चूंकि चर्चा हुई है सर, करीब कितने सीटों पे सहमति बनी है और कितनी सीटें बाकी रह गई हैं? आउट ऑफ 90 मेरी समझ में जो है 78 जितनी सीटों पर सहमति बन गई है, 80 सीटों पर बन गई है। बाकी में थोड़ी चर्चा बाकी, सहमति तो ज्यादातर सभी 90 सीट पर। सर सिटिंग एमपी जो है, पार्टी सोर्सेज कह रहे हैं कि जो 5-6 सीट कांग्रेस ऑफर कर रही है उतना उन्हें कबूल नहीं है और ऐसे में वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। वो कल पहली लिस्ट भी जारी कर सकते हैं अपनी। क्या गठबंधन टूट गया? वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, दबाव बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। सर क्या आप इतनी गंभीरता से आप मीडिया वाले क्यों लेते हैं? सर सुरजेवाला जी और शैलजा जी के कैंडिडेचर पे कोई फैसला हुआ है? आज कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने रिक्वेस्ट जरूर से रखी है, मगर फैसला कोई नहीं। गठबंधन तो होगा उनका सर हाईकमांड के लिए ट्रैक में है। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, इट इज अंडर कंसिडरेशन। सर सांसदों के चुनाव लड़ने पे क्या बात फाइनल हुई है? शैलजा जी, रजनीश और अभी जवाब दे दिया मैंने। एक बार रिपीट करें। अभी इनको जवाब दे दिया। क्यों दो? यू वांट एक्सक्लूसिव एवरीथिंग। सर विनेश फोगाट कहाँ से लड़ेगी? उसका जो है झूलाना से, आई थिंक इट इज डिसाइडेड झूलाना। सर आज जो कहा जा रहा है ऐसा कि सुरजेवाला जी और शैलजा जी के कैंडिडेशन पे, तो आपने कहा कि डिस्कशन हुई है, उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है, तो क्या ये कोई प्रस्ताव पार्टी हाईकमांड को दिया गया है उनके कैंडिडेशन? कमेटी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। इट इज रिकॉर्डेड कि भी इन्होंने हिसाब व्यक्त किया।
बाबरिया जी, क्या सभी उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं 90 के 90? पहले तो बता चुका हूँ, फिर से आपको एक्सक्लूसिव देना है। प्लीज डोंट। पहले बता चुका हूँ, फिर से आप क्यों पूछ रहे हो? सर बजरंग पुनिया भी लड़ेंगे क्या? बजरंग पुनिया लड़ेंगे क्या सर चुनाव? मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। शायद उनकी वेणुगोपाल जी से कुछ बात हुई होगी, मेरे पास क्लैरिटी नहीं। सर सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आज की डेट तक का जो डेवलपमेंट है उसमें किसी सांसद को जो है अभी तक इजाजत नहीं दी गई। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग रुकना, वेणुगोपाल जी सूची जो है रिलीज करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग रुकना, अभी यहीं पे आ रहे हैं। और आज जो बीच में जो लोग बोलते थे वो सबके साथ आइए सर, आइए सर। दीपक बावरिया हैं, हरियाणा प्रभारी हैं कांग्रेस के, और उनका ये कहना है कि लिस्ट आज आ जाएगी। विनेश फोगाट की जुलाना सीट का उन्होंने आधिकारिक तौर पर जिक्र भी कर दिया। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि अंडर कंसिडरेशन। तो आइए, इस पर नज़र लगातार बनी रहेगी। और जो गठबंधन की हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। और प्रशांत, हमारे सहयोगी शरद शर्मा, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, पहले आपसे, तो कांग्रेस में कहा यह जा रहा है, दीपक बावरिया जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं आज लिस्ट आ जाएगी, तो पक्का माना जाए लिस्ट आज आ जाएगी कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि बीजेपी की आई और काफ़ी हमने बवाल देखा, बगावत देखी, आंसू देखे, कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार है। देखिए निधि, कांग्रेस को भी, वैसे कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात का डर है। जो चीजें हम लोग बीजेपी में देख रहे हैं, कांग्रेस में तो बल्कि प्रॉब्लम और प्लेंटी है। 90 सीटों के लिए कहा जाता है कि 2500 के करीब आवेदन आए हैं, तो कांग्रेस में तो ज्यादा समस्या है हर सीट को लेकर। इसलिए यही वजह रही कि 3-3 बार 90 सीटों के लिए बहुत कम ऐसा होता है कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करनी पड़े, वो भी केवल 90 सीटों के लिए। और 90 सीटों में से भी पार्टी 70 के आसपास ही केंद्रीय चुनाव समिति में फैसला हो पाए। उसके बाद बाकी फैसले के लिए उप समिति, जो सब कमेटी बनी हुई है, उसकी अभी बैठक हुई, और उसके बाद ही अभी आप दीपक बावरिया को सुन रही थी, उन्होंने 2-3 चीजें बिल्कुल साफ कर दी। अब से कुछ देर बाद ही उन्होंने बताया कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, वो पहली लिस्ट जारी करेंगे। ये उन्होंने नहीं बताया कि उसमें कितने नाम होंगे। माना ये जा रहा है कि जिन नामों पर कोई विवाद नहीं है, वैसी सीटें जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मुहर भी लगा दी है और उस पर और कोई अब विवाद नहीं है, तो उसके नाम पहली सूची में जारी कर दिए जाएंगे कुछ देर में। दूसरी बात उन्होंने बड़ी बात कही, जो हम कह रहे थे शाम से, कि विनेश फोगाट का जुलाना विधानसभा सीट से अब लड़ना तय हो गया है। उसका औपचारिक ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन बजरंग पुनिया अब ऐसा लगता है चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस सीट से उनके नाम की चर्चा थी, वहां से पहले ही कांग्रेस के सिटिंग विधायक है, और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कांग्रेस ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि बजरंग पुनिया जो एक खुद जाट समुदाय से आते हैं, तो किसी जाट समुदाय के कैंडिडेट के लिए ब्राह्मण के सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाए, क्योंकि वहां पर आप जानती हैं कि कांग्रेस को इस बात की चिंता रही है कि जाट और नॉन जाट की जो लड़ाई होती है, उसमें कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। तो 2-3 बातें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन अभी भी 2 बातें जिस पर सबकी नजर है। पहला ये कि क्या आम आदमी पार्टी से गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी के सूत्र कुछ बता रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि अभी भी विचार हो रहा है। और दूसरा, क्या सांसद जो है, खासकर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, वो भी क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में जाहिर है शरद आपको थोड़ी और जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल, और तो शरद के पास ही चलते। शरद, आपने राघव चड्ढा को सुना होगा, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के खेमे में, क्या ये गठबंधन हो रहा है कि नहीं? सूत्रों के हवाले से क्या खबर?
निधि देखिए, अभी तक तो हो रहा है, लेकिन बात ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी के सूत्र और कांग्रेस के सूत्र दोनों की बात को मिला के अगर समझें तो हो ये रहा है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ना तो कांग्रेस उतनी संख्या दे रही है आम आदमी पार्टी को जितनी वो चाहती है, और ना ही मनपसंद की सीट दे रही है। तो कम से कम एक बात तो हो जाए, या तो उसकी मनपसंद सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाए, या फिर संख्या जो आम आदमी पार्टी चाह रही है वो मिल जाए। कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही है, लेकिन समझा जाता है कि 5 से 7 सीटों पर समझौता हो सकता है, लेकिन बातचीत कहीं अटक गई है, कहीं फंस गई है। इसलिए ये खबर निकल के आई कि अगर ये बातचीत नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी रविवार तक 50 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि ये अभी बात सूत्रों के हवाले से ही कही जा रही है, इतना आसान नहीं है। आप और हम भी समझते हैं, सालों से देख रहे हैं कि जब बातचीत होती है दो पार्टियों में, दो पक्षों में, तो फिर शहर मात का खेल भी चलता है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये देख रही है कि कांग्रेस उसको ज्यादा सीट दे दे, तो वहीं कांग्रेस ये भी देखना होगा कि कांग्रेस डिले कर रही है ताकि आम आदमी पार्टी की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो। तो बातचीत चल रही है, थोड़ा समय है, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत और शरद, आप दोनों का। बहरहाल जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने आज से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में केंद्र शासित राज्य में फिर से 370 लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। आज धारा 370 और 35 से बीते दौर की बात बन गई है, अभी हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को टका देने वाले ये 10 साल रहे हैं। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। मणिपुर के बिष्णुपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और जो पहले मुख्यमंत्री थे, वहां पे उनके घर पर रॉकेट से हमला हुआ है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए गए हैं। सुरक्षा बल हमलावरों की तलाश में लगे हुए हैं। आईने का जो म्यूजियम है उसके पास ये बम गिरा है, और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। मणिपुर के मोइरांग में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के एक रॉकेट से हमला हुआ है। जो विजुअल हम देख सकते हैं कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, किस तरह के रॉकेट लॉन्चर यूज किए गए वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मगर पिछले हफ्ते में ही हमने देखा था कि पुलिस ने कहा था कि ड्रोन से बम गिराए गए थे और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी और 9 से 10 लोगों की जख्मी हुए थे। और अब मणिपुर के मोइरांग में, जो कि बिष्णुपुर जिले में है, वहां पे ये हमला हुआ है जिसमें कि एक शख्स की मृत्यु हुई है। और जिस घर में ये रॉकेट जाके गिरा वो मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कोइरांग सिंह का घर है। और सबसे बड़ी बात है, इसके 100 मीटर के अंदर ही जो इंडियन नेशनल आर्मी का म्यूजियम है वो है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना जो तिरंगा झंडा फहराया था पहली बार, वो मणिपुर के मोइरांग में था। तो एक ऐतिहासिक शहर है मोइरांग, और वहां पे ही अब ये रॉकेट हमला होना, वहां पे जरूर जो सुरक्षा इंतजाम हैं मणिपुर में, जो सेंट्रल फोर्सेस और जो स्टेट फोर्सेस या फिर असम राइफल्स की जो सुरक्षा इंतजाम हैं, उसके ऊपर जरूर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और वहां पे लोग भी थोड़े भयभीत
भयभीत तो हैं, थोड़े गुस्से में भी है कि किस तरह से इस तरह की वारदात वहाँ पे अंजाम ले पाई। मगर हमें जो खबर अब आ रही है कि वहाँ पे जो कॉर्डन करके इलाके को कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है और ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें कि 5 लोग जख्मी भी हैं। एक शख्स की मृत्यु हुई है और 5 लोग वहाँ पे जख्मी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें। अब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक महिला का आरोप है कि उसके साथ एम्बुलेंस में छेड़खानी की गई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके बीमार पति की ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। ये घटना 30 अगस्त की रात की है, अब जाकर सामने आई है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। पति को लेकर वो मेडिकल कॉलेज गई। कुछ दूर चलने के बाद ही एम्बुलेंस चालक ने उस पर आगे की सीट पर बैठने का दबाव बनाया। इसके बाद ड्राइवर और उसके साथी ने छेड़खानी शुरू की। विरोध करने पर उसके पति को ऑक्सीजन निकालकर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। पीड़ित महिला का आरोप है कि बस्ती में मौजूद पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। आइए सुनते हैं उस महिला का क्या कहना है, उसके भाई का क्या कहना है और फिर पुलिस का क्या कहना है। पेट्रोल पंप पर तेल भरैला, फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि तू हमें बोलना कि इनके आगे बैठा हुआ गार्जियन चाहिए और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देव। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले आई के फिर कहा था कि फैजाबाद निबक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के मुझे बोले कि चलो आगे बैठो। फिर मैं बंद हो गया उसमें। मेरे जीजा को मेरी बहन को उठा के फेंक दिए उन लोगों ने नीचे। फिर मुझे भी बाद में धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट की है और जो भी हमारा सामान था, रिपोर्ट था गाड़ी का, मतलब जो भी हॉस्पिटल का सामान था, पैसा वैसा जो भी हमारे पास, पानी का बोतल तक भी नहीं छोड़े थे। मेरे जीजा प्यासे हुए बोल रहे थे किसी गाड़ी वाले को रोको, पानी मांगो, पर कोई गाड़ी वाला भी नहीं उस समय रोक रहा था और ये लोग वहाँ से फिर निकल गए। एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इम्पीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिन दहाड़े दरंदगी का एक मामला सामने आया है। यहाँ 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे लोकेश नाम के युवक ने शहर के कोयला फाटक चौराहे पर एक महिला के साथ बलात्कार किया और महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस दुष्कर्म के वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, उसे जेल भेजा। वहीं पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी लोकेश ने उसे झांसा देकर शराब पिलाई, नशे की हालत में दुष्कर्म किया, बाद में धमकी भी दी। उधर मुंबई से सटे बदलापुर के स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण से सबक लेते हुए मीरा भयंदर शहर में सभी सरकारी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे को एक कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। इस कंट्रोल रूम से पुलिस कंट्रोल रूम की तरह स्कूल की सभी गतिविधियों पर प्रशासन नजर रख रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कल शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अनोखे और राज्य में पहले कमांड सेंटर का उद्घाटन भी किया। बदलापुर के स्कूल में नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात होने के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठा था और उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी एक फैसला किया गया था कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उस लिहाज से अब सभी स्कूलों में सीसीटीवी और मॉनिटरिंग तो होने लगी है, लेकिन मुंबई से सटी मीरा भाईंदर महानगर पालिका उससे एक कदम आगे बढ़ गई है और इस महानगर पालिका ने जितने भी फिलहाल सरकारी स्कूल हैं इस महानगर पालिका क्षेत्र में, उन सभी के सीसीटीवी
को मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से केंद्र बनाया हुआ है जिसे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिस पे हम देख रहे हैं। फिलहाल हम उसी कंट्रोल रूम में हैं और ये लोग बैठे हैं जो लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कितने कैमरे लगे हैं, कितने अभी स्कूल हैं और कैसे उनकी मॉनिटरिंग हो पाएगी इस तरह के कंट्रोल रूम से? मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 36 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की स्कूल्स है और उस स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे एंट्री एग्ज़िट, वहाँ के क्लासरूम्स और पैसेजेस, इन सबको कुल मिला के 200 कैमराज हमने स्कूल्स में इंस्टॉल किए हैं और वो सभी 200 कैमराज का मॉनिटरिंग हमारी जो सेंट्रलाइज यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं। और सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक जो स्कूल का टाइमिंग होता है उस टाइम में हमारी एक टीम यहाँ पे बैठी हुई होंगी और वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करेंगी। और वो स्कूल्स के जो पैरामीटर्स है, सिक्योरिटी तो मेजर कंसर्न है ही, लेकिन बाकी भी जो स्कूल के पैरामीटर्स है, मिड डे मील है या बाकी वहाँ पे जो एक्टिविटीज चलते हैं उसका भी मॉनिटरिंग करके उसका रिपोर्टिंग हमारी सिस्टम को करेगी, हमारी हेड ऑफिस को करेगी और इमीडिएटली वहाँ के जो हेड मास्टर है उनको भी उसका रिपोर्टिंग होगा। वहाँ पे सिक्योरिटी हमारे स्कूल्स में ऑलरेडी है, उनको भी वो इमीडिएटली रिपोर्टिंग होगा अगर कोई अननोन उनको एक्टिविटी दिखती है तो। यानी वो तो एक तरफ वो लाइव मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे ये पूरा यहाँ पर चल रहा है रियल टाइम, ये मॉनिटरिंग होगी। इसमें कहीं कुछ अगर उन्हें संदिग्ध दिखाई पड़ता है तो वो सीधे रिपोर्ट करेंगे। किसे रिपोर्ट करेंगे? वो हमारा जो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इनको रिपोर्टिंग करेंगे। फिर अगर सिक्योरिटी कंसर्न कोई लगता है तो सिक्योरिटी के जो कंसर्न ऑफिसर्स है उनको भी हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। उसका वैसा हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कल गणेश चतुर्थी है, जिसे लेकर जगह जगह देश भर में तैयारियां चल रही हैं। गणपति की प्रतिमाओं को सजाने का अंतिम चरण पूरा किया जा रहा है। पंडालों में सजने के लिए गणपति तैयार हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र की नहीं, भुवनेश्वर की दिखा रहे हैं, जहां गणेशोत्सव के मौके पर गणपति की प्रतिमाएं तैयार हैं।